हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरएएस मेंस की प्रिपरेशन और आरएएस मेंस की डेट भी आ चुकी है 27 और 28 जनवरी। 27 और 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, यानी आपके पास 3 महीने, लगभग 3 महीने का समय है। और 3 महीने में आपको चारों पेपर GS1, GS2, GS3 और GS4 कंप्लीट करना है। तो फिलहाल हम GS1 को कर रहे हैं और जिसमें हमारा जो मैनेजमेंट टॉपिक है या मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है कुछ ही समय में। यहाँ हमने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आज हमारा ये 7वां टॉपिक है जिसका नाम है आवश्यक सेवा का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। और मैनेजमेंट का जो वेटेज है आपके GS1 में वो 20 मार्क्स का है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक सेवा प्रबंधन में हम उसका परिचय यानी उसकी डेफिनेशन को और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अब आवश्यक सेवा प्रबंधन में कौन कौन सी सेवाएं आती है, जैसे कि शिक्षा आती है, तो शिक्षा प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी भूमिका और एक केस स्टडी लेंगे जो कि फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी। इसके बाद में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन आएगी आवश्यक सेवा प्रबंधन में, जिसमें हम उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम इसकी भूमिका यानी रोल को पढ़ेंगे और इसमें लेंगे हम केस स्टडी सिंगापुर की स्वास्थ्य प्रणाली। इसके बाद में कल्याण प्रबंधन के बारे में यानी वेलफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी डेफिनेशन, भूमिका और कॉरपोरेट कल्याण कार्यक्रम का एक एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद में जो एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट है, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि पहुंच और समानता है, संसाधन आवंटन है, गुणवत्ता आश्वासन है, तकनीकी प्रगति है। तो इन सभी चुनौतियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डेटा और प्रौद्योगिकी एकीकरण। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा का लाभ उठाने, फिर इसके बाद में तकनीकी एकीकरण यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सरकारी नीतियाँ और पहल के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि शिक्षा सुधार, हेल्थ केयर सिस्टम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान में सरकार का क्या रोल है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तुलना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम बेंचमार्किंग और एक केस स्टडी लेंगे WHO की। और अंत में हम एक निष्कर्ष के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आवश्यक सेवा प्रबंधन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आवश्यक सेवाएं क्या होती है, तो आवश्यक सेवाएं मौलिक सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण प्रबंधन सहित समाज की भलाई यानी वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो ये सभी सर्विसेज क्या होती है, आवश्यक सेवाएं होती है, एसेंशियल सर्विसेज होती है। अब इन एसेंशियल सर्विसेज के मैनेजमेंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें समाज का विकास होगा, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी लोगों को अवसरों तक समान पहुंच मिलेगी। इन सेवाओं से क्या होगा, समाज का विकास होगा, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और अवसरों तक सभी लोगों को पहुंचने में आसानी होगी। तो यह है आवश्यक सेवा प्रबंधन का महत्व। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा प्रबंधन की, जो कि आवश्यक सेवा प्रबंधन में हमारी पहली सर्विस है, शिक्षा। तो शिक्षा प्रबंधन की डेफिनेशन की बात करें तो शिक्षा प्रबंधन में प्रभावी शिक्षण और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाना, आयोजना करना और उनकी देखरेख करना शामिल है। शिक्षा प्रबंधन में क्या क्या शामिल है, जो भी संस्थाएं हैं यानी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके लिए कार्यक्रम की योजना बनाना, आयोजना करना यानी प्लानिंग करना और उनकी देखरेख करना शामिल है। तो ये कहलाता है शिक्षा प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें उसकी भूमिका की, तो कुशल कार्यबल बनाना, नवाचार करना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। यानी स्किल को बढ़ाना, इनोवेशन करना और सोसाइटी का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को बढ़ावा देना, ये इसके आवश्यक पहलू हैं शिक्षा प्रबंधन के। इसके बाद में यदि केस स्टडी आपको पुट करनी है तो फिनलैंड की केस स्टडी बेस्ट है, क्योंकि फिनलैंड अपने अत्यधिक प्रभावी शिक्षा प्रबंधन के लिए जाना जाता है, जो शिक्षा प्रशिक्षण, समानता और छात्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक प्रशिक्षण, समानता और छात्र कल्याण, इन 3 चीज़ों पर फोकस करता है फिनलैंड का शिक्षा एजुकेशन सिस्टम, जिसके परिणाम स्वरूप उत्कृष्ट शिक्षा परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये बेस्ट केस स्टडी हैं जो कि आप अपने आंसर में पुट कर सकते हो।
अगली एसेंशियल सर्विस है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन की बात करते हैं तो इसके डेफिनेशन में है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाना, उनका संगठन करना और वितरण करना, ये चीज़ें शामिल होती हैं स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में। इसके बाद में यदि रोल की बात करें, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन का क्या भूमिका है, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, बीमारी के बोझ को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन आवश्यक है, जरूरी है। केस स्टडी हम इसमें डालेंगे सिंगापुर की स्वास्थ्य प्रणाली। सिंगापुर का स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन सार्वभौमिक पहुंच, सामर्थ्य और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल को जोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके नागरिकों के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपको सिंगापुर की जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसकी केस स्टडी आपको स्वास्थ्य में डालनी है। अगली सर्विस है कल्याण प्रबंधन वेलफेयर मैनेजमेंट। क्या होता है? कल्याण प्रबंधन में जीवन शैली, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन को संबोधित करने वाली रणनीतियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और बनाए रखना शामिल है। ये सभी चीज़ें शामिल हैं कल्याण प्रबंधन में। इसके बाद में यदि इसके रोल की बात करें, भूमिका की बात करें, तो ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वस्थ जीवन और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित करता है। कल्याण प्रबंधन निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वस्थ जीवन और जीवन की समग्र गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉरपोरेट कल्याण कार्यक्रम। कई कंपनियां, जैसे कि ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनियां, अपने कर्मचारियों की भलाई, वेलबींग के लिए सुधार करने और स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने के लिए फिटनेस कक्षाएं चलाती है, तनाव प्रबंधन के लिए क्लासेस करती है, पोषण सलाह सहित कल्याण कार्यक्रम पेश करती है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स चलाती है जिससे कि उनके कर्मचारी फिट रहें, स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। नेक्स्ट है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहली चुनौती है पहुंच और समानता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण प्रबंधन तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसमें सरकार की अहम भूमिका हो जाती है। यानी सरकार के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चला के इन एसेंशियल सर्विसेज तक लोगों की पहुंच और समानता सुनिश्चित हो सकती है। इसके बाद में अगला है संसाधन आवंटन, रिसोर्सेज एलोकेशन। आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त संसाधन और धन आवंटित करना मुश्किल हो सकता है, खासकर संसाधन बाधित सेटिंग्स में। कहने का मतलब है कि यानी जनसंख्या और रिसोर्सेज की तुलना में हमेशा जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हमें मैनेजमेंट करना, संसाधनों का एलोकेशन करना लोगों में, तो ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके बाद में अगली चुनौती है गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण कार्यक्रमों में गुणवत्ता के उच्च मानक बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है। हाल भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कई प्रकार की खामियां हैं, यानी हम ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल बेस करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें कम करते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये गुणवत्तापूर्ण आश्वासन भी एक इसकी चुनौती हो सकती है। इसके बाद में है तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तकनीकी प्रगति को अपनाना और उन्हें सेवा वितरण में प्रभावी ढंग से एकीकृत करना आवश्यक सेवा प्रबंधन में एक चुनौती है। आप सभी ने देखा होगा कि कोविड-19 में शिक्षा प्रणाली काफ़ी हर्ट हुई थी, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी आगे नहीं गई थी। आज के समय तो फिर भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रगति हुई है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है कि हम चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखें ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमें कोई परेशानी ना हो। तो तकनीकी प्रगति भी एक चैलेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट है डेटा और प्रौद्योगिकी एकीकरण, यानी हम किस प्रकार से डेटा का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं एसेंशियल सर्विसेज में। तो सबसे पहले तो हमें डेटा का लाभ किस प्रकार से उठाना है, तो निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, प्रदर्शन मूल्यांकन में और संसाधन आवंटन के लिए आवश्यक सेवा प्रबंधन में डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग किया जा सकता है कि हमें कहाँ पे और कितना संसाधन आवंटन करना है, एलोकेशन करना है। तो हम इस प्रकार से डेटा का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में तकनीकी एकीकरण यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन का मतलब है कि मान लीजिए ये दिल्ली है और यहाँ पे कोई गांव है, विलेज है, ठीक है, दूर, तो यहाँ से कोई भी डॉक्टर यहाँ पे कोई डायग्नोस करता है किसी व्यक्ति का, तो इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। दूर कहीं पे बैठा हुआ डॉक्टर
क्या कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे टेली मेडिसिन। फिर है ई लर्निंग, यानी कहीं पे भी दूर बैठे सीखना। इसके बाद में वेलनेस ऐप्स आज के टाइम बहुत सारी ऐप्स हो गई जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी बीमारी के बारे में जांच कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं वेलनेस ऐप्स। जैसे तकनीकी को शामिल करना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एसेंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी नीतियाँ और पहल की, यानी सरकार का क्या रोल हो सकता है एसेंशियल सर्विसेज में। तो सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार कर सकती है सरकार। किस प्रकार से, यानी पाठ्यक्रम में फोकस करके पाठ्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बना के, शिक्षा प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करके शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और बीमा योजनाएं चला सकती है, जैसे कि आयुष्मान भारत, जो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली है। इसके बाद में है सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान, जैसे कि स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देने वाली पहलें शुरू कर सकती है सरकार, जिससे कि एसेंशियल सर्विसेज में सुधार हो सके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तुलना। इसमें सबसे पहले बेंचमार्किंग है। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि हमें जो भी देश हैं जिनकी एसेंशियल सर्विसेज बेस्ट हैं उनको बेंचमार्क मानना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपनी एसेंशियल सर्विसेज में सुधार करना चाहिए। जैसे कि अगर WHO की बात करें तो WHO दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों, पहलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क सेट करता है। तो हमें WHO की जितनी भी सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको देख के ही हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें उनमें सुधार करना चाहिए। इसके बाद में अंत में हम डिस्कस कर लेते हैं एक निष्कर्ष की। देखो, निष्कर्ष आपको क्या लिखना है, सामाजिक विकास और खुशहाली के लिए आवश्यक सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण प्रबंधन व्यक्तिगत विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में योगदान करते हैं। सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करते समय संसाधन आवंटन, गुणवत्ता आश्वासन और प्रौद्योगिकी एकीकरण में चुनौतियों का समाधान करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आवश्यक सेवाएं सुलभ, न्याय संगत और उच्च गुणवत्ता वाली हो। इन आवश्यक सेवाओं के उचित प्रबंधन के माध्यम से ही समाज मानव पूंजी को बढ़ा सकते हैं, असमानताओं को कम कर सकते हैं और समग्र विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये आपको एक बैलेंस निष्कर्ष लिखना है। अब यहाँ पे आप कुछ स्कीम्स भी पुट कर सकते हो, कुछ डेटा भी पुट कर सकते हो, यदि आपको याद हो तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कि आपकी GS 1 की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट टॉपिक है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी 20 में से आपको लगभग 15 तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि जो मटेरियल मैं अवेलेबल करा रहा हूँ वो आंसर के फॉर्मेट में करा रहा हूँ, जो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसी की फॉर्मेट में। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और एक लाइक तो बनता है।